back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session. 100 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जुओलॉजी के पेपर के। अब 50 क्वेश्चंस बचे हैं तो अभी डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अभी इसको ही रिज्यूम करते हैं। इन विच एरा ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल द डेवलपमेंट ऑफ रेडियोलेरियंस एंड एनालिट्स टुक प्लेस। तो यहाँ पर रेडियोलेरियंस एंड एनालिट्स का जो डेवलपमेंट कौन से एरा के अंदर हुआ है ये पूछा है। तो बेसिकली हम जो पढ़ते हैं सबसे पहले पूरा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर एक होता है आर्क्योजोइक, आर्क्योजोइक एरा होता है। उसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक, फिर आता है पेलियोजोइक, फिर आता है मीजोजोइक, मेसोजोइक एंड फिर आता है सीनोजोइक। तो ये मेजर 5 एराज है। फिर इन एराज को अलग अलग पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया है। आर्क्योजोइक जिसके अंदर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, काफी ज्यादा जो अर्थ का जो फॉर्मेशन है, कुछ लिविंग फोसिल्स यहाँ पर ज्यादा नहीं थे। यहाँ पर मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट हो रहे थे यहाँ पर। फिर आता है प्रोटेरोजोइक। तो प्रोटेरोजोइक में फर्स्ट ग्रेट रिवोल्यूशन हुआ जिसके अंदर कुछ प्रोटोजोन्स, शेयर्ड प्रोटोजोन्स, कुछ निडीरियंस, सिलिंट्रेट्स और कुछ यहाँ पर प्रिमिटिव एनालिट्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन जो यहाँ पर रेडियोलेरियंस एंड एनालिट्स जो है, जो फ्लरिश हुए, जिनका डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ, वो हुआ था पेलियोजोइक एरा के कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर। तो पेलियोजोइक जो एरा है उसको अलग अलग पीरियड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से याद कर सकते हैं, कोस डी सी पी। मैं इस तरह से याद करती हूँ, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, साइल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ये सारे इसके पीरियड्स हैं पेलियोजोइक एरा के। तो पेलियोजोइक एरा के अंदर काफी ज्यादा रिवोल्यूशन हुआ। यहाँ पर पेलियोजोइक का जो कैम्ब्रियन पीरियड है उसको एज ऑफ इनवर्टिब्रेट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियोलेरियंस है, एनालिट्स है, मोलस्क है, इकाइनोडर्म्स है, ये सारे जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। फिर ऑर्डोविशियन में सबसे पहले फर्स्ट वर्टिब्रेट देखा गया था, जो ओस्टेकोडर्म फिशेस हैं उनको सबसे पहले देखा गया था ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर। जो पेलियोजोइक एरा का एक पीरियड है वहां पर काफी ज्यादा इन्वर्टिब्रेट फ्लरिश हो रहे थे। इसके अलावा मेसोजोइक के बारे में हमें पता है कि मेसोजोइक जो एरा है उसको अलग अलग पीरियड्स हैं, टी, जे, सी, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड। तो इनके अंदर हमें पता है कि जो रेप्टाइल्स हैं वो फ्लरिश हुए थे, डायनासोर्स फ्लरिश कर रहे थे। सीनोजोइक एरा के अंदर फिर मेमल्स फ्लरिश करने लग गए, बर्ड्स और कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं वो भी फ्लरिश करने लग गए। सबसे पहले जो मेमल्स हैं वो ट्राइसिक पीरियड के अंदर आ गए थे, लेकिन ये फ्लरिश करना स्टार्ट हुए सीनोजोइक के बाद में। तो इस तरह से ये अलग अलग है। सीनोजोइक जो एरा है उसको डिवाइड करते हैं 2 पीरियड्स के अंदर। एक होता है क्वाटरनरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, टर्शरी पीरियड एंड क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी के अंदर फिर अलग अलग इपोच हैं, प्लियोसिन, पेलियोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, ओलिगोसिन, और इस तरह से अलग अलग इसके इपोचेस हैं। प्लिस्टोसिन के बाद में जो अभी रिसेंट वाला पीरियड चल रहा है। तो ये सारे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अलग अलग एरास हैं। एरा को फर्दर डिवाइड करते हैं हम पीरियड्स के अंदर, पीरियड को फिर डिवाइड करते हैं हम इपोच के अंदर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसके अंदर जो रेडियोलेरियंस और रेडियोलेरियंस क्या होते हैं, जो शेल्ड प्रोटोजोन्स होते हैं उनको, जो प्रोटोजोआ जिनके अंदर सिलिका का स्केलेटन होता है उनको रेडियोलेरियंस बोला जाता है। और वो जो फ्लरिश हुए थे वो पेलियोजोइक एरा के अंदर देखे गए थे, डेवलपमेंट हो रहा था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओल्डेस्ट नोन स्पीशीज इन ह्यूमन इवोल्यूशनरी लीनियज। तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। होमोसेपियंस मॉडर्न मैन है, तो ये तो सबसे एडवांस वाला होगा। होमो हेबिलिस जिसको हैंडीमैन भी बोलते हैं, ये टूल मेकर था, हैंडीमैन एंड टूल मेकर, ये भी एडवांस था, तो ये नहीं होगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड आर्डिपिथेकस रेमिडस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो फर्स्ट होमिनिन था जिसके अंदर बाइपिडल लोकोमोशन था, और इससे पहले भी बाइपिडल लोकोमोशन आ गया था आर्डिपिथेकस रेमिडस के अंदर। लेकिन ये जो है ट्रांजिशन था बिटवीन द एप एंड मेंस, जिसमें आर्डिपिथेकस के अंदर जो बाइपेडल लोकोमोशन भी प्रेजेंट था, प्लस
इसके अंदर आर्बोरियल करेक्टर भी था, मतलब कि ये ट्रीज पर क्लाइंब भी कर सकता था। इसके टोज काफी बड़े थे जिसकी वजह से ये ट्रीज पर अच्छे से क्लाइंब कर सकता था, रह सकता था। तो ये लैंड पर भी रहने वाला और प्लांट्स, लैंड पर और ट्रीज पर रहने वाला दोनों का जो ट्रांजिशन था, जो फर्स्ट ओल्डेस्ट नॉन ह्यूमन स्पीशीज जो होमिनिड की तरफ जा रही थी वो थी आर्डिपिथिकस रेमिडस, जिसके अंदर कुछ कुछ करेक्टर्स इसके अंदर एप लाइक थे और कुछ करेक्टर्स इसमें ह्यूमन लाइक थे। लाइक ये जो है इसका जो फॉसिल है वो 4.4 मिलियन ईयर एगो इथोपिया के अंदर मिला था। और ये ओल्डेस्ट वेल नोन स्पीशीज है ह्यूमन लीनियज की। इसके अंदर बाइपेडल ट्रेट था, लाइक ये अपराइट वॉकिंग कर सकता था और फ्री क्लाइंबिंग भी कर सकता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसके बाद में आया 4 to 2 मिलियन ईयर एगो, जिसमें कुछ एडवांस करेक्टर थे आर्डिपिथेकस से थोड़े से एडवांस करेक्टर थे, जिसको डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो बोला जाता है। लेकिन इसमें मोर क्लोजली रिलेटेड पूछा है, डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं पूछा है, तो मोर क्लोजली रिलेटेड यहाँ पर आर्डिपिथेकस हो जाएगा। होमो हेबिलस जो कि 2.4 से 1.6 मिलियन ईयर एगो था और इसको ये टूल्स बना सकता था। होमोसेपियंस मॉडर्न मैन है जो 300 ईयर्स 300,000 ईयर्स पहले ही आया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आर्टिफिथिकस रेमिडस। इससे पहले भी कुछ थे जो एप लाइक थे और ये सब प्लियोसीन एरा के अंदर दिख रहे थे, तो ये सब प्लियोसीन के अंदर थे। प्लियोसीन जिसमें आर्टिपिथिकस था, इसके अलावा साइलेंथ्रोपस था। तो ये सब थे जो ये एप लाइक करेक्टर के थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस सबसे पहले प्लीस्टोसीन एरा के अंदर आया था, प्लेस्टोसिन एरा के अंदर। तो ये प्लेस्टोसिन के बाद में, ये प्लेस्टोसिन के अंदर ही ऑस्ट्रेलोपिथिकस आया, होमो हेबिलिस आया और होमोसेपियंस भी प्लेस्टोसिन के अंदर ही आ चुका था। तो ये है कुछ ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड। ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी जो ब्रेन साइज है, वो कितने सीसी यहाँ पर इनका जो इंक्रीमेंट हुआ है। जैसे आर्डिपिथिकस की बात करें तो इसका जो ब्रेन है ओनली 350 सीसी का ही था, बहुत कम इसमें ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ उसकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती गई। तो वो कितनी बड़ी है, कौन कौन से ह्यूमंस के अंदर, होमो हेबिलिस, होमो निएंडरथैलिस और ऐसे काफी सारे हैं। तो उनको हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। Next question is, Earth's geological time scale is divided by geologists into two major parts called Cryptozoic Eon and Phanerozoic Eon. Which of the following era belongs to Cryptozoic Eon? तो क्रिप्टो मीन्स क्या होता है? क्रिप्टो मीन्स हिडन और क्रिप्टो मीन्स हिडन एंड जोइक मीन्स फोना। तो जहां पर लाइफ फॉर्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फोना जो है वो वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, हिडन थे, जिनका फॉसिल अभी अवेलेबल नहीं है, उस इवोन को बोला जाता है क्रिप्टोजोइक। सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसको इवोन के अंदर डिवाइड करते हैं। इवोन फर्दर डिवाइड होता है एरा के अंदर, फिर एरा को डिवाइड करते हैं पीरियड्स के अंदर, फिर पीरियड डिवाइड होते हैं इपोज के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर क्रिप्टोजोइक इवोन एंड फेनेरोजोइक इवोन, टू इवोन्स के अंदर सबसे पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अर्थ को डिवाइड किया था। तो फेनेरो मीन्स क्या होता है कि विजिबल, और जोन मतलब जोइक मीन्स यहाँ पर लाइफ। तो जहां पर लाइफ या फोना या विजिबल होने लग गई, जहां पर ऑर्गेनिजम्स बनना दिखने लग गए, उसको बोला जाता है फेनेरोजोइक। और फेनेरोजोइक के अंदर आते हैं पेलियोजोइक एरा, पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। और क्रिप्टोजोइक के अंदर आता है जो आर्क्योजोइक एंड प्रोटेरोजोइक, जिसके अंदर जिसके फॉसिल्स अभी अवेलेबल नहीं है। वहां पर लाइफ तो उस टाइम प्रेजेंट थी कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन उसके फॉसिल्स अभी अवेलेबल नहीं है, उसको बोला जाता है प्रोटेरोजोइक एंड आर्क्योजोइक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर्क्योजोइक जो एरा है वो क्रिप्टोजोइक इवोन्स के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पेलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक फेनेरोजोइक इवोन के अंदर आते हैं। ये सारे जो एराज है वो फेनेरोजोइक के अंदर आएंगे, जबकि क्रिप्टोजोइक के अंदर आएंगे आर्कियोजोइक एंड प्रोटेरोजोइक, जिसके अंदर एजोइक जो लाइफ फॉर्म ही नहीं हुई थी, जो प्री कैम्ब्रियन वाली जो कंडीशन है, प्री कैम्ब्रियन भी बोला जाता है क्रिप्टोजोइक इवोन को, प्री कैम्ब्रियन इवोन भी बोला जाता है। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट आंसर आफ्टर रीडिंग द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैलापागोस आइलैंड। तो गैलापागोस आइलैंड जहां पर
डार्विन ने सबसे ज्यादा ट्रेवल किया था, उन आइलैंड्स के बारे में पूछा है। तो गैलापागोस आइलैंड की अगर लोकेशन की बात करें मैप के अंदर, तो अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा है तो सबसे पहले यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, फिर यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर यहाँ पर कैरिबियन सी वगैरह आ जाएंगे और ये मैक्सिको वाला पार्ट, और इसके साथ साथ में जो ये साउथ अमेरिका वाला जो पार्ट है, और साउथ अमेरिका में ये यहाँ पर कोलंबिया, फिर पेरू, फिर इसके साथ में यहाँ पर इक्वेडोर आता है। और इक्वेडोर के अब इस साइड में जो है पूरा ये है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन के अंदर प्रेजेंट है गैलापागोस आइलैंड, इस वाली लोकेशन पे। जो इक्वेडोर वाला पार्ट है उसके जस्ट पास में है गैलापागोस आइलैंड। कुछ इस तरह से आइलैंड्स फॉर्म हो चुके हैं, कुछ इस तरह से आइलैंड्स प्रेजेंट है, और ये जो आइलैंड्स है ये वो वोल्केनिक इरेप्शन से फॉर्म हुए थे। तो अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे अगर स्टेटमेंट्स देखें तो दीज आर वोल्केनिक आइलैंड्स, यस ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये वोल्केनिक आइलैंड्स ही हैं। और यहाँ पर पैसिफिक ओशन के अंदर जब डार्विन ने यहाँ पर ट्रेवल किया था तो यहाँ पर कुछ काफी सारी बर्ड की स्पीशीज देखी थी जिनको उन्होंने डार्विन की फिंचेस नाम दिया था, और जो जो बिलोंग करती हैं जियो जियोस्पिजा जीनस से बिलोंग करती हैं। तो सेकंड ऑप्शन, लार्ज नंबर ऑफ फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज आर फाउंड। अब अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचें तो गैलापागोस आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर प्रेजेंट है, और पैसिफिक ओशियन मतलब कि वो मरीन वाटर है, तो वहां पर फ्रेश वाटर फिशेस कैसे हो सकती है? तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। एवियन फोना इज डोमिनेटेड बाय जियोस्पिजा। गैलापागोस आइलैंड के बारे में हमने डार्विन का जब पढ़ा था उसके बारे में सुना है, तो हमने पता है कि डार्विन फिंचेस जो है वो एक एवियन फोना है जो जियोस्पिजा से बिलोंग करती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इट लाइज ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ साउथ अमेरिका। अब यहाँ पर देखें तो ये वेस्ट वाला साइड है साउथ अमेरिका का। पोस्टीरियर यहाँ पर कौन सा दे रखा है? पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? ये इंटीरियर, ये पोस्टीरियर। पोस्टीरियर रीजन कौन सा है? यहाँ पर हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते मैप के अंदर कि पोस्टीरियर रीजन इसका कौन सा है, क्योंकि पोस्टीरियर रीजन ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। तो ये मिसलीड करने के लिए दिया है, ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए एंड सी। तो ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। तो गैलापागोस आइलैंड के बारे में ये काफी डीप क्वेश्चन पूछा गया है, इतना मतलब, लेकिन ये लॉजिकली सोल्व कर सकते थे क्योंकि वॉल्केनिक आइलैंड के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो गैलापागोस आइलैंड है वॉल्केनिक आइलैंड है। इसके अलावा एवियन फोना के बारे में तो सबको ही पता है कि जो डार्विन की फिंचेस है वो सारी एवियन फोना ही है। तो इस वजह से हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन ऑटोटेट्राप्लॉइड। अगेन ये जेनेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आ गया है। ऑटोटेट्राप्लॉइड क्या होगा? जिसके अंदर 4n कंडीशन होगी। टेट्राप्लॉइड मतलब 4n कंडीशन। और ये किस वजह से हो सकता है? या तो यहाँ पर जो गैमिट्स थे उनके अंदर फ्यूजन हो गया, जो डिप्लॉइड गैमिट्स है उसका एक डिप्लॉइड गैमिट्स के साथ में फ्यूजन हो गया, तो फिर ये टेट्राप्लॉइड फॉर्म हो सकता है। या फिर इनका जो मियोसिस है वो करेक्टली नहीं हुआ है, या क्योंकि 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम कैसे बनेंगे? जब स्पॉन्टेनियस या तो क्रोमोसोम की डबलिंग हो गई या क्रोमोसोम डबल हो गए स्पॉन्टेनियसली, 2n फॉर्म थी उससे स्पॉन्टेनियसली डबल होके वो 4n फॉर्म हो गए। या फिर फ्यूजन ऑफ अनरिड्यूस्ड डिप्लॉइड गैमेट्स। तो डिप्लॉइड गैमेट्स, दो डिप्लॉइड गैमेट्स अगर यहाँ पर फ्यूज हो गए तो भी यहाँ पर 4n कंडीशन हो सकते हैं। ऑप्शंस देखें तो बाय द यूनियन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट विद डिप्लॉइड गैमेट। तो हैप्लॉइड अगर डिप्लॉइड के साथ में फ्यूज करेंगे तो ये तो टेट्राप्लॉइड कंडीशन बनेगी, यहाँ पर सॉरी ट्रिप्लॉइड कंडीशन बनेगी, टेट्राप्लॉइड कंडीशन नहीं बन सकती, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। बाय क्रॉस बिटवीन टेट्राप्लॉइड एंड डिप्लॉइड पेरेंट। अगर टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर जो गैमेट्स फॉर्म होंगे ये होंगे 2n और ये होगा n, तो ये भी वापस ट्रिप्लॉइड वाली कंडीशन हो जाएगी, टेट्राप्लॉइड नहीं फॉर्म होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। By the union of diploid gametes produced in the absence of meiosis or due to abnormal meiosis। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर यूनियन ऑफ डिप्लॉइड गैमेट्स, दो डिप्लॉइड गैमेट्स हैं उनका यूनियन अगर हो गया और वहां पर मियोसिस एब्सेंट है, मियोसिस एब्सेंट है इसका मतलब वहां पर एन फॉर्म नहीं होगा और ये दोनों ही डिप्लॉइड कंडीशन में ही फ्यूजन हो जाएगा, तो उसको बोला जाएगा 4n कंडीशन यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये टेट्राप्लॉइड ऑटो टेट्राप्लॉइड फॉर्म हो सकता है। बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग विद 2 स्पर्म। अगर एक एग है जो n नंबर है हैप्लॉइड है उसके अंदर 2 स्पर्म्स आ जाते हैं
तो टू स्पर्म के अंदर वापस एन एन है, तो वो तो 3n हो जाएंगे, ट्रिप्लोइड कंडीशन होगी वापस से। और जनरली पोलिस्पर्म में ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाइपोथेटिकल कंडीशन में देखें भी तो ये भी 3n टेट्रा ट्रिप्लोइड कंडीशन फॉर्म होगी, टेट्राप्लॉइड नहीं हो सकती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड। आई होप ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई है एक्स्ट्रा, वो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और ये जो भी इंफॉर्मेशन बताई जा रही है वो आपको अगर पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो एक्स्ट्रा कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो कोई टॉपिक या फिर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन लाइक जरूर करें प्लीज, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।